हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ स्मिथ मोरावाला फ्रॉम स्वास्तिक एजुकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 2 विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका नाम क्या है बेसिकली आज का टॉपिक का? नर्स्ट इक्वेशन। ओके, चलो। तो आज हमें यही डिस्कस करना है नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। नर्स्ट इक्वेशन से सवाल भर भर के आते हैं, फिर मैं चाहे बोर्ड्स की बात करूँ, जेई की बात करूँ या फिर नीट की बात करूँ, है ना। यहाँ से सवाल आना फिक्स ही रहता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं नर्स्ट इक्वेशन से। क्या कहती है नर्स्ट इक्वेशन? दिस इक्वेशन हेल्प अस टू फाइंड सेल पोटेंशियल व्हेन स्पीशीज आर नॉट इन स्टैंडर्ड स्टेट। इज ए क्लियर? ठीक। अब हमें एक इक्वेशन पता है। हमें इक्वेशन क्या पता है बेटा? डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। हाँ या ना? ये इक्वेशन हम लोग कहाँ पढ़े थे? ये इक्वेशन हम लोग पढ़े थे थर्मो में, थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़े थे। थर्मोडाइनेमिक्स के सेकंड लॉ में पढ़े थे, ठीक। या फिर तुम लोग ने कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी होगी। ओके, ठीक। सुनो, जहाँ पे क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू है बेटा, यहाँ पे जो क्यू है रिएक्शन कोशिएंट। क्यू क्या है? रिएक्शन कोशिएंट। इज ए क्लियर? ओके, रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है, इसे समझने के लिए अपन थोड़ा सा प्री रिक्विजिट में जाते हैं, है ना। प्री रिक्विजिट में अगर मैं तुम लोग को पुरानी यादें की तरह, कि पुरानी यादों की तरह ही है ये, है ना। ओके, सुनो। अगर मैं पुरानी यादों की बात करूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल N2 + 3H2, ये मान लेते हैं गैस है, ये भी गैस है, ये इक्विलिब्रियम में है, बना रहा है 2NH3 गैस। ओके, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? तो तुम लोग बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो तुम लोग क्या निकाल सकते हो यहाँ पे? क्यू पी निकाल सकते हो, या क्यू सी निकालते हैं, चलो। तो क्यू सी क्या हो जाएगा? क्यू सी हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। यहाँ पे क्यूब किया गया, यहाँ पे स्क्वायर क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 3, तो इसलिए क्यूब किया गया। और यहाँ पे 2 क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग कोफिशिएंट क्या है, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? बेसिकली 2। हाँ या ना? ओके, चलो, ये अपन को समझ में आ गया। तो सर क्यू और एक के पढ़ा था, के भी ऐसा ही लिखते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। तो डिफरेंस क्या हुआ सर? सही बात है, ठीक। तो ये अगेन हम लोग ने 11th क्लास में पढ़ाया था, या फिर हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे कि जो क्यूसी होता है, ये हम लोग तब मेजर करते हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होती, उससे पहले ही अगर हम लोग कंसंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक। तो हम लोग क्या बेसिकली कंसिडर करते हैं? क्यूसी। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो क्यूसी ही किस में चेंज हो जाता है? केसी में चेंज हो जाता है। इसका मतलब अगर मान लो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, उसके बाद जो तुम लोग कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर ले रहे हो, तो तुम लोग केसी निकालोगे। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो तुम लोग केसी नहीं निकाल सकते, तुम लोग क्या निकाल सकते हो? क्यूसी निकाल सकते हो। और एक चीज़ हमने एक और पढ़ी थी चीज़ एक्स्ट्रा, ली चैटलियर प्रिंसिपल में, कि जो क्यूसी होता है या फिर जो क्यूपी होता है, वो किसको इक्वलाइज करने की कोशिश करता है? बेसिकली केसी को इक्वलाइज करने की कोशिश करता है। बट खैर इतना काम का नहीं है, अपन को बस यही जानना है कि क्यूसी बेसिकली है क्या? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। हाँ या ना? ये क्लियर है? अगर मैं तुम लोग को एक और एग्जांपल दूँ, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CaCO3 ऑन डीकम्पोजिशन गिव्स CaO प्लस CO2। अब तुम्हें पता है CO2 गैस में होता है, CaO सॉलिड में होता है, और CaCO3 भी किस में होता है? बेसिकली सॉलिड में होता है। इसके लिए अगर मैं क्यू सी डिफाइन करूँ तो क्यू सी क्या होगा? क्यू सी होगा सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 × 1 डिवाइडेड बाई 1। ऐसा क्यों? क्योंकि तो हमें पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और CaCO3 किस में एग्जिस्ट करते हैं? बेसिकली सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। और सॉलिड में हम लोग जो एक्टिव मास लेते हैं, या लिक्विड में हम जो एक्टिव मास लेते हैं, वो कितना लेते हैं? बेसिकली 1 लेते हैं। इज ए क्लियर? ओके, चलो। तो बेसिकली हम लोग ने क्यू जान लिया कि क्यू क्या है, रिएक्शन क्वोशिएंट। ये हम लोग ने कहाँ पढ़ा था? 11th क्लास में। अगर किसी को याद नहीं तो मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है, ठीक। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने सिंस हम लोग को पता है, क्या पता है? कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -NF/E सेल। हम लोग ने ये पढ़ा था। और अगर स्टैंडर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट और यहाँ पे E0 सेल हो जाएगा, ठीक। हमें ये चीज़ पता है, तो यही चीज़ का यूज़ करते हुए हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो आएगा क्या? -NF/E सेल इज इक्वल टू -NF
ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू, हाँ या ना? ओके। एक काम करो, पूरी इक्वेशन को माइनस एन एफ से डिवाइड कर दो, तो आ क्या जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ एल एन क्यू, हाँ या ना? ये तो एल एन में आया। अब बहुत सारे बच्चों को अगर एल एन से दिक्कत है तो हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। अगर लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ लॉग क्यू। यही है हमारी नर्स्ट इक्वेशन, यही हमारी क्या है बच्चों? नर्स्ट इक्वेशन आ गई। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक। जहाँ पे तुम्हें पता है आर क्या है, आर हमारे पास गैस कांस्टेंट है। टी क्या है? बेसिकली टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में लेना है। एन क्या है? कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एफ क्या है बेटा? फैराडेज कांस्टेंट। ठीक। अब तुम लोग अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, तो इस इक्वेशन को जब अपन ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं कि आर कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, हाँ या ना? और जितनी भी सेल रिएक्शंस होती है, तो बेटा जितनी भी सेल्स रिएक्शन होती है जनरली वो रूम टेम्परेचर पे होती है। और रूम टेम्परेचर कितना है? रूम टेम्परेचर इज अगेन 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर अपन क्या कह सकते हैं? 298 केल्विन, है ना? तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, सिंस मोस्ट ऑफ द cell reaction is occur at 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर तुम लोग कह सकते हो 298 केल्विन, देन अपन क्या लिख सकते हैं? अपन जो ये टर्म था ना बेटा 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ को अपन अप्रॉक्सीमेटली, अब देखो बेटा ये एक नंबर है, आर एक कांस्टेंट है, टी क्या है? अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया मैंने, रूम टेम्परेचर। और एफ क्या होता है? फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि 96500 होती है, हाँ या ना? ठीक। तो जब इसको तुम लोग सॉल्व करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आती है, ये अप्रॉक्सीमेटली नहीं है तो एकदम करेक्ट वैल्यू आती है 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, हाँ या ना? तो इसको तुम लोग अप्रॉक्सीमेटली ये भी लिख सकते हो 0.06 डिवाइडेड बाई एन। ठीक। तो ये अपनी कैलकुलेशन को थोड़ी इजी करने के लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एट इक्विलिब्रियम। अगर मान लो तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी? चलो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी अपनी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। क्यू क्या है? बेसिकली प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट है ना? सुनो, ये बेसिकली यही नर्स्ट इक्वेशन है, ये नर्स्ट इक्वेशन है। ठीक। ऊपर वाली भी नर्स्ट इक्वेशन ही थी, ये वाली भी क्या थी? नर्स्ट इक्वेशन ही है। बस जो नीचे वाली नर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे मैंने टेम्परेचर को मेंशन करके रखा है कि टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। कल उठ के अगर एग्जाम में 26 डिग्री सेल्सियस आ जाता है या फिर 30 डिग्री सेल्सियस आ जाता है तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तब हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा? बेसिकली ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और हम लोग को याद भी ये वाला फार्मूला ही रखना है। ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए तुम लोग बिल्कुल इस फॉर्मूले से प्रोसीड कर सकते हो। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया, अगर कुछ मेंशन नहीं है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तब इट इज़ अज्यूम टू बी कि जो टेम्परेचर है वो कितना है? बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस है। इज दैट क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम होता क्या है? बेसिकली एट इक्विलिब्रियम जो ई सेल हो जाता है बेटा वो हो जाता है ज़ीरो, और जो क्यू है वो बन जाता है के। इज दैट क्लियर? ठीक। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ लॉग के लिखेंगे। इज दैट क्लियर? ये कब? जब रिएक्शन किस पे हो? एट इक्विलिब्रियम हो। ठीक। ये रिएक्शन कब हो? ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे? जब हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो। इज दैट क्लियर? ठीक। यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, लाइन ये लिख रहा हूँ कि जो नर्स्ट इक्वेशन है बेटा, नर्स्ट इक्वेशन कैन बी used for half cell reaction, and for full cell reaction also.
मतलब अगर सिर्फ एनोड का अपन को निकालना है या फिर सिर्फ कैथोड का निकालना है तभी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और जब हम लोग को पूरे ई सेल का निकालना है तभी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक। अच्छा, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। चलो, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ है वो न्यूमेरिकल्स ही है हमारे, है ना। यहाँ से जो थियरी क्वेश्चंस है वो एकदम ना के बराबर आते हैं। ठीक, तो मेन जो आएंगे वो क्वेश्चंस ही आएंगे। सबसे पहले अगर तुम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में महारत हासिल करनी है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अच्छे से समझना है कि उसके क्वेश्चंस नहीं होते, तो एक चीज़ बच्चों, तुम्हें क्या लिखना आना चाहिए? हाफ सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। इज ए क्लियर? क्योंकि यहाँ पे देखो कैलकुलेशंस थोड़े, मैं कह सकता हूँ कि थोड़े बहुत लेंदी ज़रूर होंगे, बट इतने भी नहीं है। पर यहाँ पे क्या है ना, कंसेप्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। कंसेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस, रिएक्शन लिखना, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लिखना है, प्रोडक्ट साइड लिखना है, रिएक्टेंट साइड लिखना है, तो इन सब में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। इज ए क्लियर? अगर तुम लोग इन सब चीज़ों में क्लियर हो, कंसेप्ट वाइज क्लियर हो, तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। ठीक, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 0.1 मोलर Cu+2 एक्वस। ई नॉट दे के रखा है इतना, है ना, मतलब SRP वैल्यू दे के रखी है। ये कौन सी वैल्यू है? बेसिकली SRP वैल्यू दे के रखी है। अपन का फॉर्मूला क्या है बेटा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एन लॉग क्यू, सॉरी हाँ क्यू। चलो अब सुनो, रिएक्शन क्या है? अगर रिडक्शन है तो Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्या बना रहा होगा? Cu सॉलिड बना रहा होगा, हाँ या ना। ठीक, Cu सॉलिड का तो एक्टिव मास क्या होता है? 1, तो इसकी कंसंट्रेशन लेंगे नहीं। Cu+2 अगर वो एक्वस में है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? 0.1 मोलर। इज ए क्लियर? ओके, चलो तो ई सेल क्या आएगा? ई सेल बेसिकली ई नॉट सेल कितना दे रखा है? ई नॉट सेल दे रखा है बेसिकली 0.34 दे रखा है माइनस 0.06। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का है तो 2 आ जाएगा। लॉग, लॉग में क्या आ जाएगा बेटा? लॉग में अपन रखें तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बेसिकली 1, क्योंकि इसका तो एक्टिव मास क्या होता है? 1 ही होता है Cu सॉलिड का, और Cu+2 का कितना दे रखा है? 0.1। इसको सॉल्व करना है। ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.34 माइनस ये कितना हो जाएगा? 0.03, और ये कितना हो जाएगा? लॉग, इसको 0.1 को क्या लिख सकते हैं अपन? 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। ऊपर जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा। और लॉग 10 क्या होता है? लॉग 10 क्या होता है? बेसिकली हमें पता है लॉग 10 क्या होता है? 1 होता है, हाँ या ना। बहुत बेसिक चीज़ है। लॉग 10 की वैल्यूज़ क्या होती है? बेसिकली लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो उसको तो 1 पुट कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.31 आ जाएगा। ई सेल बराबर, हाँ या ना। ओके, कोई दिक्कत इसमें? आसान है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इफ PH2 1 बार H+ कितना दे रखा है? ओके 0.1। अब देखो अपन को अगेन क्या लिखना है? इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका निकालना है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निकालना है। इज ए क्लियर? तो ठीक है, तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स, बोलो क्या? H2 गैस, सही बात है। और ये किस में होगा? एक्वस में। H+ का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 0.1। H2 ये कितना दे रखा है? 1 बार। ओके, चलो, और अपन को इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो अगेन फॉर्मूला क्या है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। तो ये कितना हो जाएगा? ई नॉट सेल कितना दे रखा है? बेसिकली ई नॉट सेल होता है 0, हाँ या ना। इसका जो ई नॉट रिडक्शन होगा वो क्या होगा? 0। ये अपन ने कहाँ डिस्कस किया है? एनसीईआरटी में बेसिकली इसको बताया गया है शी के माध्यम से, है ना। शी क्या होता है? बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आएगा तो उसका जो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है, इज ए क्लियर? ठीक, या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो हम लोग क्या मानते हैं? 0। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो जो उसका ई नॉट ऑक्स है वो भी 0, और उसका जो ई नॉट रेड है वो भी क्या आएगा बेटा? 0 ही आएगा। इज ए क्लियर? ओके, चलो, तो ई नॉट सेल अगर नहीं दिया तो अपन 0 ही मानेंगे और 0 ही लेते हैं, क्योंकि वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है एक तरीके से। 0.06 कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है? तो तुम लोग बोलो कि सर 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो डिवाइडेड बाई 2 लॉग क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो 1 अपॉन में 0.1 का स्क्वायर। सर ये क्यों किया? 0.1 का स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटा वो क्या है? 2, तो उसका क्या हो जाता है? पावर हो जाता है। इज ए क्लियर? ठीक, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये कितना हो जाएगा? माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2।
ये कितना है 0.1 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना, 10 की पावर -1 ये 10 की पावर -2 हो जाएगा। 10 की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं log 10 की पावर 2। जब भी ऐसा होता है तो 2 आगे आ जाता है तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा आई गेस। ये कितना हो जाएगा -0.03 सॉरी -0.06 वोल्टेज आएगा, क्योंकि 2 आगे आ गया फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ गया 0.06 वोल्टेज आ गया, -0.06 वोल्टेज आ गया। ओके, आई होप ये क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है फाइंड ई सेल फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। ये इतना दे रखा है, Fe+2 इतना दे रखा है, E0 Cr+3 Cr में जा रहा है। ठीक है, इसकी SRP वैल्यू दे रखी है 0.75 और 0.45। देखो बेटा मैंने अभी जस्ट बताया कि जो नर्स्ट इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन दोनों ही चीज़ के लिए वैलिड है। दोनों ही चीज़ मतलब अगर तुम लोग हाफ सेल रिएक्शन के लिए भी निकालना चाहो तो उसके लिए भी वैलिड है, अगर तुम लोग फुल सेल रिएक्शन के लिए भी निकालना चाहो तो उसके लिए भी वैलिड है। इज ए क्लियर। नर्स्ट इक्वेशन हेल्प क्या करती है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अगर स्पीशीज़ हम लोग को स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं दी गई तो हम लोग बेसिकली निकाल सके उसका ई सेल निकाल सके। इज ए क्लियर। जब हम लोग को कोई भी स्पीशीज़ स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं दी जाती तब। अब देखो सबसे पहले एक काम करो, ई नॉट सेल निकालो, ई नॉट सेल निकालो। ई नॉट सेल क्या कहता था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, क्या यही कहता था बच्चों, हाँ या ना। ओके, मैंने तुम लोग को क्या बताया था बेसिकली, जो ई नॉट कैथोड है उसमें भी हम लोग SRP वैल्यू लेंगे और जो ई नॉट एनोड है उसमें भी कौन सी वैल्यू लेंगे SRP। अच्छा, इसमें SRP वैल्यूज ही दे रखी है, वो चेक कैसे करते हैं, चेक ऐसे करते हैं कि क्रोमियम +3 में है, यहाँ पे क्रोमियम किस में जा रहा है बेसिकली 0 में, +3 से 0 गया, क्या हुआ रिडक्शन, हाँ या ना। ओके, यहाँ पे Fe किस में है +2 में है, यहाँ पे Fe 0 में है, इसका भी क्या हो रहा है रिडक्शन। आई मीन कौन सी वैल्यू दे रखी है इसकी, SRP वैल्यू ही दे रखी है, इसकी भी SRP वैल्यू दे रखी है, इसकी भी SRP वैल्यू दे रखी है। इज ए क्लियर। ओके, बट अभी ये पहचाना है कि कैथोड पे कौन है और एनोड पे कौन है, सही बात है। ओके चलो, वो अपन को ये मेन इक्वेशन जो है इससे पता चल जाएगा। इज ए क्लियर। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो क्रोमियम का क्या हो रहा है बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे आयरन का क्या हो रहा है बेटा, आयरन का हो रहा है रिडक्शन। इज ए क्लियर। ठीक, सुनो, अगर बेटा यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कहाँ पे हो रहा होगा एनोड पे, और ये कहाँ पे हो रहा होगा कैथोड पे, क्योंकि बेटा मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। इज ए क्लियर। ओके, ये फिक्स है। तो कैथोड पे कौन रहेगा बेसिकली Fe रहेगा, तो Fe की वैल्यू पुट करेंगे। एनोड पे कौन रहेगा बेसिकली, एनोड पे रहेगा हमारा क्रोमियम। अब वैल्यूज डालते हैं, ई नॉट सेल निकालते हैं। ई नॉट सेल बराबर आएगा आ गया, ई नॉट सेल बराबर आएगा क्या, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड, कैथोड की वैल्यू कितनी दे रखी है -0.45 -0.75। ठीक, इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा -0.45 प्लस 0.75, तो क्या ये +0.30 वोल्टेज आ जाएगा, 0.3 वोल्टेज आ गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग नेट रिएक्शन लिखो। अब देखो मैंने तुम लोग को नेट रिएक्शन कैसे, तो देखो सबसे पहले हम लोग एनोड पे लिखेंगे कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एकदम ध्यान से देखना। एनोड पे हो रहा है क्रोमियम जा रहा है क्रोमियम +3 में, हाँ या ना, तो यही चीज़ लिखना है, क्रोमियम जाएगा क्रोमियम +3 में और 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, हाँ या ना। ओके, चलो कैथोड, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे होगी Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्या बनाएगा Fe सॉलिड बनाएगा, हाँ या ना। ओके, ये किस में है एक्वस में, ये किस में है एक्वस में, Fe सॉलिड, क्रोमियम भी किस में होगा सॉलिड में। ओके, चलो सुनो अब अपन को लिखनी है नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन में क्या तुम लोग को याद है, क्या नेट रिएक्शन में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, नहीं, नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, तो हम लोग ऐसे कोई सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इज ए क्लियर। ठीक, तो देखो बेटा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक काम करो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज ए क्लियर। ठीक, जैसे ही मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे आ क्या जाएगा 2 क्रोमियम सॉलिड, फिर इलेक्ट्रॉन तो कट डाउन हो जाएंगे ना। ओके, प्लस 3 Fe+2, ओके, गिव्स क्या आ जाएगा 2 Cr+3 प्लस 3 Fe सॉलिड, यही आएगा, चेक करो एक बार, सही है। ठीक, तो ये अपनी क्या आ गई नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए। इज ए क्लियर। ओके, ठीक, अब यहाँ पे हम लोग जो गिवन टर्म्स है वो लिख लेते हैं।
कि जैसे कि यहाँ पे Cr+3 का कितना दे रखा है, Cr+3 का दे रखा है कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। ओके, सॉलिड का तो कंसिडर करना नहीं है क्योंकि उनका एक्टिव मास क्या होता है बेटा, 1 होता है। Fe+2 का कितना दे रखा है, Fe+2 का दे रखा है बेसिकली 0.1, 10⁻⁻² दे रखा है। इसको भी मैं 10 की पावर में लिख देता हूँ, कैलकुलेशन करनी ईजी हो जाती है इससे। ओके, अब अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है अपना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.05 या फिर 0.06 डिवाइडेड बाय एन लॉग क्यू। देखो बेटा, इन सब क्वेश्चन में टेम्परेचर कहीं ना कहीं गिवन नहीं है। जब टेम्परेचर गिवन नहीं होता तो हम लोग आइडियली क्या मान लेते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे ही हुई होगी, 25 डिग्री सेल्सियस पे ही हुई होगी। इज दैट क्लियर? ओके, चलो, तो ई नॉट सेल कितना है, ई नॉट सेल अभी हम लोग ने निकाला था प्लस 0.3, तो प्लस 0.3 माइनस 0.06। अब टोटल नेट इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, देखो जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, क्योंकि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया, बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन्स का आ गया, है ना। लॉग, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे अपन, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होता है, ये अपना प्रोडक्ट साइड है और ये अपना कौन सा साइड है, रिएक्टेंट साइड है, हाँ या ना। ओके, जब मैं प्रोडक्ट साइड की बात करूँ तो क्रोमियम+3 है, तो बेसिकली उसका कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2 का क्यूब। क्यों क्यूब आया, क्योंकि देखो बेटा Fe की जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट है वो कितना है, 3। कितना है, 3। यहाँ पे कितना है, 2, हाँ या ना। ओके, चलो बस इसी को सॉल्व करो, तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कितना आएगा ये, प्लस 0.30 माइनस ये कितना आ जाएगा, 0.01 लॉग ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6। ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा, तो आगे ला दो 10⁻4, तो प्लस 0.30 माइनस 4 आगे आ जाएगा 0.04 लॉग 10, हाँ या ना। ओके, लॉग 10 अगेन 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.30 माइनस 0.04, 0.30 माइनस 0.04, इसको करो कैलकुलेट, कितना आ जाएगा, 10 6 2 0.26 प्लस 0.26 वोल्टेज। इज ए क्लियर? आई होप तुम लोग को ये लेक्चर अगेन समझ में आया है। बेटा इसके जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके एग्जांपल्स में, इंटेक्स में दे रखे हैं, एक्सरसाइज में दे रखे हैं। तो प्लीज़ 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 इसकी प्रैक्टिस करें। इससे इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे समझो ये फ्री के मार्क्स है ना बेटा। इस इक्वेशन से इर्द गिर्द काफ़ी सवाल आते हैं, ठीक। थोड़ा लेंथी रहेगा, थोड़ा कंसेप्चुअल रहेगा, बट अगेन काफ़ी मज़ा आएगा तुम लोग को कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो, ठीक। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें। अगर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करें, पहले खुद सॉल्व करने की ट्राई करें, उसके बाद जब नहीं आता तो ऑब्वियसली बात है मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक। ओके, तो टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।